हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है अपने प्रोग्राम बिफोर स्लीप 5 में। मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं अपना लेक्चर नंबर 20 यानी कि डे 20। और आज हम इसमें 2027-28 को टारगेट करते हुए प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और देखिए दोस्तों, इसका एक ही उद्देश्य है और वो है आप लोगों का 2027-28 में प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना। और उसके लिए जरूरी है कि करंट अफेयर हम जो पढ़ें उसकी सही जानकारी होनी चाहिए कि उसमें से करंट अफेयर का टॉपिक क्या है, उसमें से आपका एमसीक्यू किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से हो सकता है, या हमें उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या वो सीधा सीधा करंट में पूछा जाएगा या उसका कोई बैकग्राउंड भी होगा। ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका बिफोर स्लीप 5। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप में से अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा डिजिग्नेशन है, एक तरीके से कह सकते हो कि अचीवमेंट है, यूपीपीसीएस सेलेक्टेड और 3 टाइम्स यूपीएससी इंटरव्यू फिस्ट, जो बताता है कि आप लोगों को मेरे गाइडेंस में रह करके सफलता पाने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। सोचिएगा, इसीलिए। और ये एम के लाइव कोड है स्टडी IQ IS पर। किसी भी तरह का कोई कोर्स परचेज करते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल मेरे गाइडेंस में, या फिर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं जीएस वगैरह और इसको यूज करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और पीपीटी के लिए इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि क्लास की सभी पीपीटी आपको यहां पर मिलती रहे। ओके, तो चलिए, आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग बात कर रहे हैं सुसहाय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वोच्च न्यायालय से संबद्ध एआई चैटबॉट है या न्यायाधीशों के स्थान पर निर्णय देगा। इसका उद्देश्य न्यायिक सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना है। सही उत्तर चुनिए, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन। देखिएगा, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक एआई चैटबॉट बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। आज की आपकी न्यूज है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर देखा जाए तो न्यायाधीशों के स्थान पर यह न्याय देगा, ऐसा कोई भी कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। फिर न्यायाधीशों की जरूरत कहां है? तो ये तो बिल्कुल गलत मान लीजिए कि 2 नंबर तो गलत है, बाकी हम दोनों को पता नहीं है। तो 2 नंबर गलत मानेंगे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर हो गया सी। ये कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, आंसर सी है। अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय में 2 महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की घोषणा की है। एक, वन केस वन डाटा OCOD का कंसेप्ट, और सुसहाय एआई चैटबॉट। ये 2 उद्देश्य बनाए गए हैं डिजिटल प्रणाली को, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी, तीव्र और तकनीकी सक्षम बनाने के लिए। क्यों बनाया गया है? तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या है? अब देखिएगा, यह है क्या है और किसने किया, ये रहा। यह एक वन केस वन डाटा यानी कि एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत देश की सभी अदालतों, चाहे नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी न्याय अदालतों से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक के सभी मुकदमों का डाटा एक मंच पर जोड़ा जाएगा। यानी कि सभी डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर होगा, ठीक ना। किसी एक मामले की पूरी यात्रा, जैसे उस पर कब FIR हुई, कब ट्रायल हुआ, कब अपील हुई, कब हाई कोर्ट पहुंचा, कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में कब कब कार्रवाई हुई, क्या क्या कार्रवाई हुई, एवरीथिंग एक ही पहचान से ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि अलग अदालतों में एक ही मामले के लिए अलग अलग रिकॉर्ड रखने की समस्या अब नहीं होगी। ये रहा। तो क्या है और क्यों बनाया गया? दूसरा, सुसहाय चैटबॉट यह सर्वोच्च न्यायालय की एक वेबसाइट से जुड़ा हुआ एआई संचालित चैटबॉट है, जो केस के स्टेटस को बताएगा, अगली सुनवाई की तारीख देगा, किस समय कौन सा सेशन खाली है, किस पीरियड में खाली है, किस समय पे खाली है, अदालत संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी देगा कि किस समय किस किस कोर्ट जजेस के कहां कहां पर एंगेजमेंट है, वादकारी जो है उनको सहायता प्रदान करना और सामान्य प्रश्नों के उत्तर देना, ये सब कुछ करेगा। यानी कि न्याय को पहुंच बनाना आसान हो जाएगा, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, अदालतों में सूचना संबंधी जो बोझ है वो कम हो जाएगा। और इसको लेकर के मैंने एक दिन आप लोगों से चर्चा भी की थी। यस, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था, चीफ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या बढ़ाई गई, तो उसमें मैंने कहा था कि संख्या बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें
डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ना होगा। तो ये उसी का एक अगला कदम है। सोचिए, मैंने उस समय उसके लिए सुझाव दिया था और यहां पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है, जाकर के देख लीजिएगा आपका। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। बीबी जी राम जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मनरेगा के स्थान पर लाया गया नया ग्रामीण रोजगार ढांचा है। इसमें रोजगार की गारंटी 125 दिन तक बढ़ाई गई है। यह पूर्णतया मांग आधारित रोजगार मॉडल को बनाए रखता है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच की जो खर्च है, वित्तीय साझेदारी है, वो 60-40 का है। अब बताइए, निम्न में से कितने उत्तर सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। कितने उत्तर सही हैं? तो अगर मैं देखूं तो यह बिल्कुल सही है। 125 दिन की बात की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। मांग आधारित नहीं है, यह गलत है। यह मांग आधारित नहीं है कि जितनी डिमांड होगी, नहीं, सरकार तय करेगी इतना है और इतने में आपको काम करना है। और केंद्र राज्य की वित्तीय साझेदारी, ये सही है। इसीलिए मनरेगा को लेकर के आलोचना की जा रही है, क्योंकि मनरेगा में 100% केंद्र सरकार का फंडिंग थी। इसमें 60-40 डाल दिया गया है। उसमें मांग आधारित थी, इसमें मांग आधारित नहीं है। सरकार तय करेगी कितना काम करना है। इसलिए तो ये तीन बिल्कुल सही है, ये गलत है। आंसर है कितने सही है? ये रहा सी। आंसर आप कर लीजिए, ये रहा। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह पर आपके जितनी भी योजनाएं हैं, उसकी संबंध में जितनी सूचनाएं, दिशा निर्देश सब समाप्त हो जाएंगे और उसकी जगह पे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, बीबीजी राम जी, ये स्टार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया ग्रामीण रोजगार ढांचा, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार का सृजन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण और विकसित भारत। अब इसमें देखिए, मनरेगा में क्या था? मनरेगा में था अधिकार आधारित थी, यह मिशन योजना आधारित है। वहां अधिकार था, मनरेगा गारंटी एक्ट था, यह योजना है। वहां आप जाकर के मांग सकते थे और वो काम मिलना था। यह केवल एक योजना है। मांग आधारित थी और यहां पर सीमित और नॉर्मेटिव बजट आधारित है। भाई सरकार तय करेगी कितना बजट होगा, कितना नहीं होगा, उसी हिसाब से काम मिलेगा। यहां 100 दिन का था, यहां 125 दिन का है। यहां मजदूरी 100% केंद्र सरकार देती थी, यहां 60-40 केंद्र और राज्य का संबंध है। यहां मजबूत वैधानिक आधार था, क्योंकि कानून था। यहां यह कोई ऐसी स्पष्टता नहीं है। यहां वित्तीय बोझ ज्यादा था, क्योंकि केंद्र सरकार का हिस्सा था। यहां पर अधिकार कमजोर होने की आवश्यकता है, लोगों के अधिकार नहीं बचे। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, और हर पहलू को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकृत मॉडल अधिक प्रभावी माना जाता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग संस्थान, अलग अलग व्यवस्थाएं इसमें शामिल हों। अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग मॉडल शामिल हों। दूसरा, भारत में सामाजिक, भौगोलिक और प्रशासनिक विविधता अत्यधिक है। बताइए, सही? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो हमारे इस संदर्भ में देखा जाए तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ विविधीकृत बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत ज्यादा है और हर तरह की विविधता है। इसलिए कोई भी एक व्यवस्था इसमें प्रभावी नहीं हो सकती। जैसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कह लीजिए पंजाब एक मैदानी इलाका, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है। दोनों जगह पर एक जैसा मॉडल काम नहीं कर सकता, दोनों जगह की विविधता है। इसलिए आंसर है इसका ए। और ये क्यों चर्चा में है, अभी आप देख लीजिएगा। चर्चा में है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के अधिसूचित कर दिया गया है। ये करंट का टॉपिक है और ये बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या उससे रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं, एनालिटिकल चीजें पूछी जा रही हैं। और मेरा उद्देश्य है कि उन सारी चीजों को मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर करा दूं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा, इसका उद्देश्य क्या है? 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। इसका उद्देश्य है कचरा का पृथक्करण करना, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन करना, लैंडफिल पर निर्भरता कम करना, सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि चक्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तर्क क्या है? तर्क यह दिया गया है कि अत्यधिक केंद्रीकरण और तकनीकी नौकरशाही दृष्टिकोण भारत की विविध स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त नहीं है, जैसा कि इसमें दिया गया है। यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यह दिया रखा है कि सब कुछ केंद्रीकृत होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, भारत में ऐसा संभव नहीं हो सकता। अब ये कैसे कैसे हैं, देखिएगा। कारण यह है कि भारत में जो अपशिष्ट की जो समस्या है वो केवल और केवल शहरी नहीं है।
शहर में देखेंगे लैंडफिल है, मीथेन उत्सर्जन है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, नालों का जाम होना है। गांव में भी प्लास्टिक कचरा है, सैनिटरी वेस्ट है, ई वेस्ट है, कृषि रसायनों के कंटेनर है। दोनों जगह की अपनी अपनी अलग अलग समस्या है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जबकि इस रूल में केंद्रीकरण की बात की गई है। सोचिएगा, इसमें केंद्रीकरण की बात की गई है, इसलिए ये आपका आंसर बन जाता है। देखेंगे तो देखिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 1 अप्रैल 2026 से लागू। वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन है, सोर्स सेग्रीगेशन है, यानी कि उसको पृथक्करण करना है। सीपीसीबी मॉडल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके मॉडल पर ऑनलाइन होगा सब कुछ, और नियमों के दायरे में शामिल होगा ग्रामीण क्षेत्र भी। यानी कि इसमें अत्यधिक केंद्रीकरण पर बल दिया गया है। वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही व्यवस्था को सभी जगह पर लागू करने की बात की गई है। कॉम्प्लाइंस वर्सेस आउटकम, नए नियमों में रिपोर्टिंग, डाटा अपलोड, ऑनलाइन अनुपालन पर अत्यधिक जोर है। पेपर कॉम्प्लाइंस ज्यादा बढ़ा दिया गया है, एक्चुअल एक्टिविटी कम है। और संघवाद पर प्रभाव, कचरा प्रबंधन स्थानीय शासन का विषय है। अगर सब कुछ करोगे तो फिर संघवाद, सहकारी संघवाद जो है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो कमजोर हो जाएगा। जबकि मिलकर करना चाहिए, लेकिन ना सब कुछ केंद्र करेगा। और स्थानीय निकायों की क्षमता की समस्या, कारण यह है कि कई पंचायतों और नगर निकायों के पास इतनी क्षमता नहीं है कचरे का प्रबंधन कर पाए। आप उनको सपोर्ट दीजिए, वो करेंगी। सो दीज आर द क्रिटिसाइज पॉइंट्स, और ये मेंस के लिए काम आ सकते हैं। मेंस के लिए कि भाई रूल्स के लिए क्या सीमाएं हैं, अच्छाइयां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, स्क्रैमजेट तकनीक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? यह तरल ऑक्सीजन पर आधारित रॉकेट इंजन है, यह वायु श्वास प्रणोदन प्रणाली है, यह केवल सबसोनिक गति पर कार्य करता है, इसमें दहन कक्ष नहीं होता, कंबशन नहीं होता। अब बताइए क्या है? अभी हाल ही में आपके डीआरडीओ ने, देखिए आप अच्छे तरीके जानते हो, हमारे यहाँ बहुत तरह की मिसाइलें बनाई जाती हैं। उनमें से कई सारी होती हैं हाइपरसोनिक, स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट का मतलब हुआ सुपर कंबंशन रैमजेट टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो हवा में ही ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसके लिए जो ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर की जो जरूरत पड़ती है वो वहीं से ले लेती है, जिसकी वजह से हमें उसके साथ, उस मिसाइल के साथ ऑक्सीडाइजर को भेजने की आवश्यकता नहीं होती, और वो तेज गति से दूसरी जगह पर अटैक कर सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती है, हवा में ही वो ऑक्सीजन को गेन कर सकती है। और इस टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट यह है कि यह वायु श्वास प्रणाली, प्रोदन प्रणाली है, एयर ब्रीथिंग सिस्टम है ये, हवा में ही। क्योंकि देखिए किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई फ्यूल बर्न नहीं होता। ये रहा, इसमें आप देखेंगे तो ये देखिएगा उत्तर बी। हाल ही में डीआरडीओ ने नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर विकसित किए जा रहे सक्रिय रूप से शीतित, कूल्ड रूप से शीतित, यानी कूल्ड जो है, एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है, स्क्रैमजेट कंबस्टर का। इस बार जो किया गया वो 1200 सेकंड का परीक्षण किया गया, और कहां किया गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में, डीआरडीएल की हैदराबाद में इसका 1200 सेकंड का परीक्षण किया गया, ठीक है ना। और इसमें स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी सेंटर पर यह किया गया। इससे पहले 700 सेकंड का परीक्षण किया जा चुका था। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? ऐसी मिसाइल जो ध्वनि की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा गति से काम करती है। यस, 5 मैक से ज्यादा इनकी स्पीड होती है, ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा की स्पीड होती है। सबसोनिक मिसाइल, एक कैटेगरी सबसोनिक की होती है, 1 मैक से कम होती है, ध्वनि से कम वाली होती है। एक सुपरसोनिक होती है, 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि 1 से लेकर के 5 गुना तक ध्वनि की गति से काम करती है। और हाइपरसोनिक ध्वनि से 5 गुना से ज्यादा। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट टेक्नोलॉजी एयर ब्रीथिंग इंजन है। यह वातावरण से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीडाइजर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, वहीं पर काम चला लेता है। ये रहा। इतना लिख लीजिए, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है ओलामा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान रखना, जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहां से आ गए पता नहीं है। ओलामा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मैक्सिको की प्राचीन पारंपरिक बॉल गेम है। इसका संबंध माया और एज़टेक सभ्यताओं से है। यह मुख्यतः हाथों से खेला जाता है। इसका एक धार्मिक महत्व है।
गलत उत्तर चुनिए। केवल 1 2 4, केवल 3, केवल 2, 1 2 3 4 सभी। बताइए। तो इसका आंसर है आपका केवल 3। ये हाथों से नहीं बल्कि हिप्स यानी कि कूले से खेला जाता है, यूं कमर से मार करके इसको खेला जाता है। और प्राचीन 3400 साल पुरानी परंपरा है ये मैक्सिको की उलारा। तब की परंपरा है जब इन आपके यूरोप के लोगों ने उस क्षेत्र की खोज भी नहीं की थी। समझ लेना, बहुत प्राचीन सभ्यता, माया एज़टेक सभ्यताओं के संदर्भ में। यस, और इसको अभी क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। मैक्सिको का प्राचीन खेल है उलामा, 3400 साल पुरानी मानी जाती है। आधुनिक युग में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। प्राचीन मेसो अमेरिकी सभ्यताओं माया एज़टेक से जुड़ा हुआ था। स्पेन ने जब इस क्षेत्र का विजय किया तो ये खेल लगभग समाप्त हो गया। केवल उत्तरी पश्चिम मेक्सिको के कुछ इलाकों में यह जीवित रहा और आज इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक मेसो अमेरिकन बॉल गेम है जिसमें भारी रबर की गेंद का प्रयोग किया जाता है। खिलाड़ी मूलतः कूलों से गेंद को मारते हैं। यह टीम आधारित है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है ना? धार्मिक महत्व कैसे? क्योंकि माया सभ्यता का एक ग्रंथ है पापुल बुह, उसके अनुसार ब्रह्मांडीय संघर्ष, जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार का प्रतीकात्मक चित्रण इस खेल में मिलता है। दो टीमें हैं, जीवन और मृत्यु का, अंधकार और प्रकाश का। ब्रह्मांडीय संघर्ष की चीजों को दिखाते हैं कि बॉल से इधर से उधर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेनिश उपनिवेशवादियों ने पैगन परंपरा इसको माना, पैगन यानी कि गलत परंपरा माना, और इसके खेल मैदान उन्होंने नष्ट कर दिए और कैथोलिक व्यवस्था यानी कि ईसाई व्यवस्था लागू की और उनकी पुरानी परंपरा को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम सब लोगों को जानना चाहिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी दिए हैं, जैसे आपका ये रहा संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम, जिसे यूएन हैबिटेट कहते हैं। ये चर्चा में है, इसको पढ़ लीजिएगा। यूएन हैबिटेट कहा जाता है जो एक्चुअली में पूरे दुनिया में सतत शहरी विकास और सभी के लिए आवास को बढ़ावा देने का काम करती है। इसने हाल ही में कैटलॉग ऑफ सॉल्यूशन 2629 जारी किया है, नया कैटलॉग जारी किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया के शहरों में आवास, आधारभूत संरचना, जलवायु परिवर्तन, शहरी गरीबी और समावेशी विकास से जुड़ी हुई चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करना। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। हैबिटेट वन कॉन्फ्रेंस के बाद यह अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ शहरों का विकास करना, यानी कि टिकाऊ यानी सतत शहर, सस्टेनेबल अर्बन सिटीज का विकास करना, लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना, उनकी जुड़ी हुई समस्याएं जैसे झुग्गी बस्ती, प्रदूषण, जल संकट, असमानता, इन समस्याओं का समाधान करना। और इसका हेड ऑफिस है नैरोबी। तो इसमें मैंने करंट का और ट्रेडिशनल दोनों चीजें आपको ऐड कर दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, यानी कि जो आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उसने पीएम मित्र या प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम लॉन्च की है। इसको विकसित करने की योजना की है और इसका उद्घाटन अभी कल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने वारंगल में इसका उद्घाटन किया था। यह एक एकीकृत टेक्सटाइल पार्क है जहां पर वस्त्र उत्पादन की सभी प्रक्रिया पूरी होगी, यानी यहीं पर धागा का निर्माण होगा, यहीं पर बुनाई होगी, यहीं पर रंगाई होगी, यहीं पर कपड़े का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कि सब कुछ एक साथ किया जाएगा। और इससे क्या होगा, परिवहन लागत घट जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं अलग अलग चीजें अलग अलग बनाई जा रही हैं और फिर इकट्ठे यहां पर ला करके उनको फिर किया जाता है, नहीं, सब कुछ एक ही जगह पर होगा, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, तो ये है। और इसके लिए 2 प्रकार की योजना है, एक ग्रीनफील्ड और एक ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब जो बिल्कुल नए बनाए जा रहे हैं, और ब्राउनफील्ड पुराने को मॉडिफाई किया जा रहा है, ये समझ लेना। और भारत में अभी 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणा की गई है। किन किन राज्यों में? तमिलनाडु में विरुधनगर, तेलंगाना में वारंगल, इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और महाराष्ट्र, इन राज्यों में इसको लॉन्च किया गया है। तो आराम से इसको कवर कर सकते हो, नोट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन। आप जानते होंगे कि बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे संस्थानों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिलता है, 3101, 3, 9002, इस तरीके से। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कैसा, बताएंगे। अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस, जो भारत का अपना स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ने दिल्ली में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशन की उपसमिति की 35वीं प्लेनरी और कार्यसमूह बैठक की को आयोजित किया है। 35वीं बैठक का आयोजन किया है उन्होंने दिल्ली में अभी हाल ही में। आईएसओ एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1947 में हुई थी। विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का संगठन है, विश्व के जितने भी हैं। इसमें 177 देशों के राष्ट्रीय मानक सदस्यताएं मौजूद हैं। 177 देश इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय है जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। कैसे? आईएसओ सुरक्षा, गुणवत्ता, विश्वसनीयता का साझा मानक तय करके किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की स्टैंडर्ड कैटेगरी को ये बता देता है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को बढ़ावा मिलता है कि भाई सर्टिफाइड है ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। दूसरा, मानकों का निर्माण करना, यह विभिन्न क्षेत्रों में मानक विकसित करता है, प्रकाशित करता है। जैसे कोई उत्पाद है, सामग्री है, उसकी प्रक्रिया है, तकनीक है, प्रणाली है, कोई भी चीज हो, अकेला केवल प्रोडक्ट को नहीं, उसके प्रोसेस को भी करता है, ठीक है ना। उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को, हर चीज को स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करता है। तकनीकी दस्तावेज प्रकाशित करना, आईएसओ विभिन्न प्रकार के तकनीकी दस्तावेज करता है, टेक्निकल रिपोर्ट देता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देता है, पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन देता है, सभी तरह की चीजें आपको उपलब्ध कराता है। इसलिए ये चर्चा में है कि अभी इसकी 35वीं बैठक भारत में आयोजित की गई है। और एक है जन सुरक्षा योजनाओं के 11 वर्ष। जन सुरक्षा योजना यानी कि वो सुरक्षा योजना जो असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने शुरू की थी, उसे 11 हो गए। 3 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 11 साल पूरे हो गए। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2026 को 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र और गरीब और कमजोर वर्गों को कम लागत पर सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना। जन सुरक्षा योजनाएं, इन योजनाओं का शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को की गई थी। उद्देश्य था सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना, गरीबों को बीमा और पेंशन की सुरक्षा देना, बैंकिंग और डिजिटल ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं थी? ये देखिए, 3 बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। तो एक जीवन ज्योति है, एक सुरक्षा है और एक पेंशन है। जीवन ज्योति यानी कि किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर। पात्रता 18 से लेकर 50 वर्ष। बस आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए और इसमें 436 रुपए प्रतिवर्ष आपको जमा करना है। बस 2 रुपए से पर डे से भी कम। सुरक्षा बीमा योजना, यह दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांग होने पर 2 लाख रुपए की आपको सहायता मिलती है और वो आंशिक रूप से विकलांग हो गए तो 1 लाख रुपया। इसमें पात्रता है 18 से लेकर के 70 वर्ष। प्रीमियम 20 रुपया प्रतिवर्ष देना है, ज्यादा कुछ नहीं देना, 20 रुपया साल। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लिए गारंटीड पेंशन योजना है। लगभग 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर 5000 तक मिलेगा, लेकिन इसकी जो पात्रता है 18 से लेकर के 40 वर्ष की आयु के लिए है, ठीक ना। और इसमें पेंशन सदस्य के लिए पति पत्नी को मिलेगी, पहले उस व्यक्ति को मिलेगी, फिर उसके बाद उसकी पति पत्नी में से कोई भी किसी को मिलेगी, और उसके बाद उसकी पूरी राशि उसके नामांकित व्यक्ति को दे दी जाएगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आप देख सकते हैं, ये रही आपकी तीनों योजनाएं। इसमें जीवन ज्योति 2 लाख रुपए का बीमा 18 से 50 साल, पीएमएसएसवाई सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा 18 से 70 वर्ष के लिए, अटल पेंशन योजना 1000 से 5000 रुपए पेंशन मिलेगी 18 से 40 वर्ष के लिए। इसमें 436 रुपए का प्रीमियम है, इसमें 20 रुपए का प्रीमियम है। यह योगदान आधारित है, जितना करोगे उतना आपको मिल जाएगा। तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी?
और मैंने कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताना, जिससे कि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े। इसलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन ही मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।